बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने शरबत का एक गिलास बैठक में रखे जग में से भरकर इसे पिलाया तो वो कदरे संभला। रोते हुए बोला, मुझे और ज्यादा जलील न करें मेहता जी, वाहे गुरु की कसम, मैं आसिया के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दें। मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। जो सेवा आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मैंने इसकी कलाइयों पर से वो बरकी पट्टियाँ खोल दी। मुझे इसकी बातों पर एतबार आ गया था। बिलाशुबा वो आसिया के बारे में ला इल्म था, मगर सवाल ये था कि वो गई कहाँ, वो किन लोगों के हथे चढ़ गई है। मेरे वो कौन से वाले दुश्मन थे जो मेरी शहर अग पर इतना दबाव डाल रहे थे कि मैं तड़प तड़प कर बेजान हुआ जाता था। इस दुश्मन को सामने आना चाहिए था। मैं इसके बारे में अब तक कोई सही अंदाजा क्यों नहीं लगा सका। मैं क्यों पागलपन की सरहद अबूर कर आया। क्या मिला मुझे यूं अंधेरे में छलांग लगाकर। वहां रहकर तो मैं आसिया के लिए 100 कुएं झांक सकता था, मगर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। आसिया खुदा जाने किस मुसीबत से दो चार है। मेरे दुश्मनों ने इस पर बेपनाह मजालम ढाए होंगे। वो इतनी सारी अजियत कहाँ सह सकेगी। मैं तो समझा था कि बलबीर के पास पहुंचकर मैं आसिया को सारे जहान की मुसीबतों से हमेशा के लिए बचा लूंगा, मगर वहां तो कुछ भी नहीं था। अपनी इस नाकामी पर मैं कितनी ही देर तक वहां खड़ा झुंझलाता रहा। इस कुर्सी का खुदकार शिकंजा अभी तक बलबीर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। इसकी इतनी सारी फजूल तर अजियत को कम करने के लिए और अपने दूसरे मंसूबे पर अमल करने के लिए मैंने आगे बढ़कर तेजी से इसकी रगे एहसास मल दी। वो नडाल तो हो ही रहा था, फौरन ही कुर्सी पर झूल गया। चंद ही लम्हों बाद मैंने शिकंजे गिरफ्त ढीली करके इसे कुर्सी में से निकाल कर बिस्तर पर डाल दिया। मैं इसे हर कीमत पर पाकिस्तान पहुंचाना चाहता था ताकि इसके साथ इंसाफ तो किया जा सके। मेरे दिल में आई कि मैं सीता को भी साथ ले चलूं, अगर वो महज एक बोझ साबित होती, क्योंकि इस सारे खूनी ड्रामे में इसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अली बख्श से बेवफाई करके बलबीर के जाल में फंस गई थी। औरत सदा से फसाद की वजह बनी रही है, मगर इसका हाल तो जमीन ऐसा है, ज़र ऐसा है। वो तो कभी नहीं कहते कि हमारी खातर एक दूसरे का सर कलम कर दो। वो तो अपनी जगह बेजरर, बेसूर और मासूम बने रहते हैं। जमीन तो बहरहाल जमीन रहती है और इसकी हो जाती है जो इसमें हाल जोतता है। यही हाल ज़र और जान का है। सारा कसूर तो उन लोगों का होता है जो उनकी आरजू में दूसरों की जड़ें काटने में मसरूफ हो जाते हैं। सीता को किसी अदालत में घसीटा भी गया तो वो रो धो कर अपनी जान छुड़ा लेगी। वो यही करेगी, कह देगी कि वो बेगुनाह है और कानून इसकी बात को तस्लीम भी करेगा। फिर मैं इसे क्यों बलबीर के साथ घसीटता फिरूं, जरूरत ही क्या है। हाँ, अलबत्ता बलबीर के खिलाफ वो एक ठोस गवाह बन सकती है और ये बात कानूनी जरूरत पूरा करने के लिए नागुज़ीर नजर आती थी। मैं कितनी ही देर तक घर के मुख्तलिफ कमरों का जायजा लेता रहा। बलबीर के घर में एक 4 फुट ऊंचा सेफ भी मौजूद था। इसकी चाबियां मुझे सीता की संगार मेज के निचले खाने में से मिल गईं। मैंने वो सेफ खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसमें 2,72,000 के करेंसी नोट मौजूद थे। इसके अलावा सीता के तलाई जेवरात भी थे, जिनका वजन एक शेर से तो किसी भी तरह कम नहीं था। वो तमाम चीजें मैंने एक ब्रीफ केस में भर ली। बलबीर की मां की जरूरत का ख्याल करते हुए मैंने कोई 50,000 रुपए सेफ में छोड़ दिए। बलबीर सरकार की तरफ से इनाम में दी गई 2 मुरब्बा जमीन इसकी कफालत के लिए बहुत काफी थी। सीता को भी मैंने पाकिस्तान पहुंचाने का फैसला कर लिया। मैंने ब्रीफ केस में तमाम नकदी और जेवरात महफूज करने के बाद इनकी एक जिस्ती पेटी खाली कर ली। इसकी तह में एक लिहाफ बिछाकर बलबीर और सीता को इस पर लिटा दिया और इनके हाथ पैर और मुंह इस तरह कस कर जकड़ दिए कि वो सांस तो ले सकते थे, मगर अपने बदन के किसी हिस्से को जुम्बश नहीं दे सकते थे। पेटी के 3 एतराफ में मैंने इनके मुंह के सामने एक नोकदार सलाख से कई सुराख डाल दिए, मगर इनमें से हवा का गुजर होता रहे। इस काम से फारग होकर मैंने पेटी को ताला लगा दिया। मैं इसको अब बालक राम के अड्डे पर पहुंचाना चाहता था, क्योंकि इसने यही कहा था।
जिस आदमी की बरामद जरूरी हो मैं इसे इसके पास पहुंचा दूं। ये बलबीर मेरा पहला शिकार बलबीर और इसकी गश्ती बीवी सीता थे। इनके बारे में एक डलू साहब के नाम लिखकर मैंने बलबीर सिंह की जेब में डाल दिया। हर तरफ से मुतमिन होने के बाद मैंने वहां गुस्ल किया और फिर कोई शाम के 6 बजे मैं बलबीर के मकान से निकला और बड़ी सड़क पर से गुजरता हुआ एक मिनी ट्रक पकड़कर गली में ले आया। ट्रक में 2 आदमी सवार थे, एक ड्राइवर और एक मजदूर, जिसकी पेटी मैंने पहले ही ड्यूटी में रखी हुई थी। मजदूर की मदद से मैंने वो ट्रक में रखवाई और मकान को बाहर से ताला लगाकर मैं इसी वक्त बालक राम के अड्डे पर जा पहुंचा। वो इस वक्त अपनी शागिर्दों को नाच सिखा रहा था और मौसीकी की आवाजों से इमारत लबालब भरी हुई थी। मैंने वो पेटी ट्रक से इस इमारत के बड़े दरवाजे पर उतरवाई थी और वो ट्रक वापस जा चुका था। मेरे आने की इतला पाकर बालक राम जब बाहर निकला तो मुझे यूं मालूम हुआ जैसे वो शराब पीकर आया है। आंखें इसकी सुर्ख हो रही थी। बोला, कहिए मेहता जी, क्या खबर मिली है? खबरें तो बहुत अच्छी हैं बालक राम जी, मगर रेडियो के साथ कान लगाने पड़ेंगे। जरा इधर आ जाएं, अलग होकर मेरी बात सुन लें। ये कहकर मैंने इसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो मामले की नौयत समझकर मुस्कुराया और मेरे शाने से शाना मिलाकर इमारत के सदर दरवाजे तक जा पहुंचा। हाँ, तो अब बताएं मामला क्या है? मामला ये है श्री बालक राम जी के मैं माल ले आया हूँ, इस पेटी में बंद है। ये जो बाहर रखी है आप इसे आज ही ठिकाने लगा दें। माई गुडनेस, माल किस हाल में है? CKD हालत में है हजूर। इसको किस जगह रखवाएं? कौन कौन सा जानवर बंद है इसमें? बलबीर सिंह और इसकी पत्नी, वो मारा। मेहता जी, हैरत है, कहाँ पहुँचाना है इस माल को? चौगोठ में डलू साहब की हवेली पर इनके नाम मैंने रुका लिखकर बलबीर सिंह की जेब में डाल दिया है। आप फिक्र ही न करें मेहता जी, कोई टीका लगाया है इन्हें। मैंने सर पर जरब लगाकर इन्हें बेहोश किया है और हाथ पैर कस के बांध दिए हैं। दोनों के मुंह भी बंद हैं। पेटी में हवा के लिए आर पार सुराख हैं, नीचे गद्दा बिछा है। आदमी आप खासे एक्सपर्ट हैं, पैकिंग का भी कोर्स पास कर रखा है आपने। आप यूं करें कि अब अंदर जाकर डांस देखें। मुरार जी इन्हें सबक दे रहे हैं। इतने में ये पेटी मैं किसी जगह पहुंचा देता हूं। अंदर बैठे मुरार जी से कह दें कि मैंने आपको भेजा है। ये कहकर वो इमारत के सदर दरवाजे से बाहर निकल गया और मैं पेटी पर एक नजर डालकर अंदर चला गया। मौसीकी की आवाज दाएं हाथ के एक कमरे से आ रही थी। मैं इसका दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नजर पिघलने लगी। मुरार जी दीवार के साथ गाँव तकिए से टेक लगाए बैठा था। इसके करीब ही एक आदमी हारमोनियम बजा रहा था। दूसरा अपने सामने 2 खूबसूरत तबले रखे हुए था और इनके सामने 3 लड़कियां नाच रही थीं। मुझे देखते ही वो तीनों यकदम अपनी अपनी जगह रुक गईं। छत में लगा पंखा पूरी रफ्तार से बेआवाज चल रहा था। फर्श पर साफ सुथरी चांदनी बिछी थी। मुरार जी ने मुझे देखा तो संभल कर बैठ गया। इनकी पीक उगालदान में डालकर अपने सफेद रुमाल से होंठ साफ करके बोला, फरमाइए जनाब, किससे मिलना है आपको? मुरार जी, आप ही हैं? जी हाँ, फरमाइए। मुझे बालक राम ने आपके पास भेजा है। मैं इनकी वापसी तक यहाँ बैठूंगा। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तशरीफ रखिए। नाच रंग से दिलचस्पी तो होगी आपको। इधर मेरे पास आ जाएं। ये कहकर वो जरा सा परे खिसक गया। शुक्रिया मुरार जी, बड़ी गर्म महफिल सजा रखी है आपने। जी हाँ, बुढ़ापा तो मौत की पहली सीढ़ी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बस्ती शहर की धूप, दोपहर की मस्ती लहर की और नींद पिछले पहर की। कमाल की बात की है आपने मुरार जी, दिल खुश कर दिया है आपने। ये बीबियां क्रिश्चियन लगती हैं। जी नहीं, ये गीता है, ये तपैया है और ये पद्मिनी, तीनों हिंदू हैं। बड़ा शौक है इन्हें नाच का। अब तो बहुत निखर गई हैं। भगवान ने बड़ा लोच दिया है इन्हें। इनके लिए ठंडा लाओ प्रभु, दूध सोडा मिले तो ज्यादा बेहतर है। मुरार जी ने तबलची की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो इसी वक्त उठकर बाहर निकल गया। मुसलमान लड़कियां भी आपकी शागिर्द होंगी? नहीं महाराज, हम वो टंटना नहीं पालते, शोर मच जाता है। वैसे भी वो मांसखोर कौम है। इनकी औरतें बहुत मोटी और कादावर होती हैं। वो
रक्स नहीं सीख सकती हैं। आप कहाँ से आए हैं महाराज? मेरा नाम रमेश मेहता है। मेरा ज्यादा वक्त बम्बई में गुजरता है। इतने में प्रभु दूध सोडे की 6 बोतलें ले आया। मरार जी ने सबको वो मशरूब पिलाया और फिर इसने लड़कियों से कहा कि वो अपना सबक शुरू कर दें। मैं पंखे की हवा तले गनूदगी सी महसूस कर रहा था। मैंने कहा, मरार जी मैं जरा आराम करूंगा, मुझे बालक राम के कमरे तक पहुंचा दें, बहुत थका हुआ हूँ। मरार जी ने मुझे इसी वक्त पहलू के कमरे में पहुंचा दिया। बोला, आप आराम करें महाराज, उस्ताद साहब बस आते ही होंगे। मैंने बालक राम के बिस्तर पर लेटते ही आंखें मूंद दी। बलबीर सिंह के किस्से में पढ़कर मेरे असाब चटक गए थे। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो रात के 8 बज रहे थे और कमरे में बत्ती जल रही थी। पहलू का दरवाजा खुला था। मैं उठकर इस दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे वहां बालक राम एक किताब के मुताले में महव नजर आया। मेरी आहट पाकर इसने सर उठाया और बोला, आइए आइए मेहता जी, मैं आप ही का मुंतजर था। कहिए नींद तो अच्छी आई ना? जी हाँ, कमरा ठंडा है और आपका बिस्तर नरम नरम है। मैंने आपको इसीलिए नहीं जगाया, आप बहुत थके हुए थे। आए इधर मेरे पास बैठे। मैं जब इसके करीब कुर्सी पर बैठ गया तो वो बोला, मेहता जी मैंने इन दोनों को इसी वक्त एक अफगान ट्रक में लदवा कर वाहगा रवाना कर दिया था। पेटी से निकाल कर मैंने छोटे छोटे 2 संदूकों में इन्हें अलग अलग डाल दिया था और टीका भी लगा दिया था। आज रात वो चौगोट पहुंच जाएंगे। बड़ी मेहरबानी है आपकी, ये बहुत जरूरी था। मैं इस धंधे को समझ नहीं सका हूँ। बलबीर सिंह क्या फायदा देख सकता है इन्हें? आपको बाद में सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है। बालक राम जी, बहरहाल अब मुझे दूसरे लोगों पर तवज्जो देनी होगी। एक तो मेरा ख्याल है भंडारी आपका शिकार बनेगा। हाँ, वो ऐसा आदमी है जिसे मैं जानता हूँ। बलबीर और इसकी बीवी को तो मैंने एक और वजह से उठाया है। अच्छा, वो फहरिस्त में नहीं था? नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। नहीं, मुझे नाराज होने की क्या जरूरत है मिस्टर मेहता। बहरहाल आप अगला कदम बड़ी एहतियात से उठाएं, क्योंकि भंडारी की वो जबरदस्त हिफाजत कर रहे हैं। इसे क्या खतरा है? बालक राम हंस दिया। बोला, खबरें इन्हें भी मिल चुकी हैं। सावित्री की मौत ने इन्हें बहुत परेशान किया है। आप इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं करेंगे? यही क्या कम है मेहता जी के? हम माल सावर भेज देंगे, वरना ये चूहे पकड़ने का काम तो कोई भी कर सकता है। आपकी नजर में ये चूहे पकड़ने का काम है? मैंने हैरान होकर कहा। मनुस्मृति में लिखा है कि फल से लदे फंदे दरख्त पर एक ही पत्थर मारने से काम बन जाता है। ये संसार मनीष जंगल है, इसमें बढ़कर जिसे चाहो पकड़ लो। मुझे हैरत है बालक राम जी, मैं 1 लाख रुपए की शर्त लगा सकता हूँ। भंडारी को कल शाम तक पकड़ लाएं तो ये रुपया मैं आपको दे दूंगा। एक अजीब सा जहरीला तंत इसके चेहरे पर उभरा। आंखें तमस्खर भरे अंदाज से मीच कर बोला, 1 लाख? इस काम का क्या भत्ता मिलेगा आपको, जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी और सूरत दाव पर लगा दी? मुझे लगता है बालक राम जी, आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। आप चाहते थे कि ये काम वो आपके सुपुर्द कर देते। आप इस जगह मेरी मौजूदगी को अपनी तौहीन समझ रहे हैं। वो मेरी ये बात सुनकर एकदम संभल गया। बोला, ये बात नहीं है श्री मेहता जी, आपसे इस एक काम में भी बहुत सी गलतियां हो चुकी हैं। आप बलबीर सिंह की वालदा को खुला छोड़ आए हैं। वो अजीत सिंह टैक्सी ड्राइवर भी आपको पहचानता है, जिसको वहां लेकर गया था। मिनी ट्रक के ड्राइवर सोसन लाल और इसके मजदूरों ने भी आपको देख रखा है, याद रखा है। थानों में बलबीर सिंह और इसकी बीवी के अगवा से खलबली मच गई है। बलबीर की मां ने होश में आने पर वावेला मचा दिया है। आपकी खुश नसीबी है कि वो पेटी आपने बाहर सड़क पर उतार दी। पुलिस इस इमारत में कई बार झांक चुकी है। आपने बड़ा क्रूड काम किया है। ये फनकारी नहीं है, धक्का है
धक्का। आप मुझे खौफजदा करने की कोशिश फरमा रहे हैं। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी हर हाल में हिफाजत करूं। आप पर लाजम है कि अपने पीछे कोई लकीर न छोड़ें। आपको शायद मालूम होगा कि बलबीर सिंह ने आपकी 2 तस्वीरें भी उतार ली थी जो कैमरा इसके जेब से मिला है, इससे वो तस्वीरें बरामद हुई हैं। बलबीर सिंह बहुत ही चालाक आदमी था, बस मार खा गया अपनी बदकिस्मती की वजह से। बहरहाल आप अब निकले तो बहुत मोहतात होकर। ये बहुत बुरा हुआ बालक राम जी, वो तस्वीरें कब उतार ली इन्होंने, मुझे तो एहसास तक नहीं हुआ। इसने कोई मौका देख लिया होगा। बहरहाल अब आप मोहतात रहें और हर काम में एहतियात, और सर पर ये खेस भी रख लें। कुछ कड़ा कृपान भी आपके लिए जरूरी हो गई है। ये कहकर इसने अलमारी में से मेरे लिए मसनूई दाढ़ी और लंबे स्याह बालों की एक विग निकाल कर मेरे सामने रख दी। दोनों चीजें मैंने अपने चेहरे पर सजा ली तो वो बोला, अब आपकी जिंदगी की कुछ उम्मीद की जा सकती है। ये लें, ये कृपान बांधें और ये कड़ा भी पहन लें। ये दोनों चीजें भी इसने अपनी अलमारी में से निकाल कर मेरे आगे रख दी। जब मैं अपना हुलिया तब्दील कर चुका तो इसने अलमारी का पट पूरी तरह खोल दिया। इसके अंदरूनी हिस्से में एक कदे आदम आईना लगा था। मैंने इसमें झांक कर अपना जायजा लिया तो मेरे दिल पर बोझ सा पड़ गया। मैंने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली थी जिसे मैंने हमेशा बायसे नंग समझा था। मुझे सिख नहीं बनना था। इन लोगों के खिलाफ मेरे दिल में बहुत सी गिरहें बैठी थी। सन 47 के अनगिनत वाकयात मुझे याद थे। मेरे अजीजो कारब, मेरे दोस्त अहबाब मुझे बताया करते थे कि मनहसल कौम इन लोगों ने मुसलमानों से कैसा वहशियाना सलूक किया था। इनके जुल्म बर्बरियत की अनगिनत कहानियां मेरे वतन के गली कूचों में बिखरी पड़ी हैं। मगर मेरी बदनसीबी की इंतहा ये थी कि इस रोज मैं इन्हीं लोगों के बेस में छुपकर अपनी जिंदगी बचाना चाहता था। मेरे चेहरे की पुजमुर्दनी को बालक राम ने महसूस कर लिया। बोला, क्या बात है, आप इस लिबास में खुश नहीं हैं? नहीं बालक राम जी, ये बेड़ियों का लिबास है इन लोगों का जिन्होंने हर इखलाकी कदर पांव तले रोंद डाली थी। छोड़े मेहता जी, कौमें बार बार पागल होती हैं। आपने पैसे के 2 बंदों वाली कहानी भी सुनी होगी। मेरी शूदर कौम हजार साल से पांव तले रोंदी जा रही है। कौन सुनता है यहाँ? मर्द मंच पर जब ही गालब आता है, जब मंच अंदर से कमजोर हो जाता है। आप बहरहाल बहुत मोहतात रहें, ये लिबास आपकी हिफाजत करेगा। ठीक है भाई जी, मगर मैं ये मसनूई दाढ़ी और केस दिन रात तो नहीं पहन सकता। इसे आप अपनी यूनिफॉर्म समझें जो आप अपने फर्ज की अदायगी के दौरान पहना करेंगे। भंडारी के घर और दफ्तर का तो आपको इल्म होगा। नहीं, मुझे तफसील बता दें। मैं इसके घर गया तो था मगर रास्ता मुझे याद नहीं है। इस सड़क का नाम भी मालूम नहीं है। बालक राम ने मुझे एक कागज पर भंडारी का पता लिख दिया। बोला, मेरी माने तो अपना काम कल शुरू करें, आज की रात यहीं गुजार लें। अब आपका होटल में ठहरना मुनासिब ना होगा, वो आपको पहचान लेंगे। वो रात मैंने बालक राम के साथ इसी इमारत में गुजारी। सुबह मैं 6 बजे बिस्तर से उठा तो बालक राम कमरे में मौजूद नहीं था। मैं ख्वाबगाह से निकलकर अगले कमरे में गया तो बालक राम इस वक्त अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अनाड़ियों के काम इसी तरह के होते हैं। ये देखें, आपकी तस्वीर अखबार में छप गई है। पुलिस ने आपका पता बताने वाले के लिए 10,000 रुपए इनाम मुकर्रर किया है। इसने अखबार मेरे हाथ में थमा दिया। बालक राम ठीक कह रहा था। अखबार में वाकई मेरी तस्वीर छपी थी मगर इसमें सिर्फ मेरा चेहरा और कंधे नजर आ रहे थे। तस्वीर को इसके सारे स्याको सबाग से अलग करके शाया किया गया था। लिखा था कि ये शख्स जो हमसाया मुल्क का जासूस है, कल निहायत ही पुरअसरार तरीके से पुलिस अफसर बलबीर सिंह और इनकी पत्नी को इनके मकान से अगवा करके ले गया है। जो शख्स इस आदमी के बारे में पुलिस को इतला देगा, इसे 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। खबर में कुछ ज्यादा ही नमक मिर्च डाल दिया गया था, जिससे मालूम होता था कि पुलिस बहुत ज्यादा चौकस हो चुकी है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है बालक राम जी। मेरे लिए तो यहाँ चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा था कि आप फनकार नहीं हैं, मगर आप नाराज हो गए थे। मेरे अल्फाज आपको याद नहीं रहे भाई जी। मैंने आपसे कह दिया था कि मैं कोई पेशावर आदमी नहीं हूँ।
और इस शहर में मुझे हर कदम पर आपकी रहनुमाई की जरूरत होगी। बालक राम की छोटी छोटी सांप ऐसी आंखों में चमकारा सा हुआ, सीने में गुंजाइश से कहीं ज्यादा सांस भरकर बोला, मेरा ये ख्याल है कि आप चंद दिन के लिए इधर उधर हो जाएं, किसी गांव में जा ठहरें। मैं ख्वाह वक्त जाया नहीं कर सकता हूँ। बालक राम जी, मुझे अपनी बहन की तलाश है, इसकी जिंदगी खतरे में है। मैं यहाँ अपना काम खत्म करके जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। सोच लें, आपके गिर्द वो किसी भी वक्त अपना हल्का तंग कर सकते हैं। इस इमारत में बहुत से लोग आपको पहचान सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? मैं आज ही लाहौर वापस चला जाता हूं। ये काम भी इतना आसान नहीं है। बहरहाल मुझे कुछ सोचने का मौका दें और आज दोपहर तक तो किसी तरफ भी ना निकलें। खुराक ने आप ही जैसे लोगों के लिए कहा था कि किस तरफ निकलें, कहाँ जाएं कि तुम रुसवा न हो। हम तो दीवाने हैं और दीवानों से दुनिया अशना। आपका हुस्न इंतखाब काबिल दाद है बालक राम जी, मगर मुझे बताएं मैं क्या करूं? नहा धोकर आप फौरन वो दाढ़ी और गेस लगा लें और याद रखें कि आपका नाम ज्ञानी फतेह सिंह है। मैं नहीं चाहता कि मरार जी या इसके तबलची वगैरह आपको पहचान लें। बहुत मोहतात रहें, जरा सी गलती से सारा खेल बिगड़ सकता है। मैं भी ख्वाह मुख्वाह मारा जाऊंगा। ये कहकर इसने अखबार उठाया और इसके मुताले में महव हो गया। इसकी हदायत के मुताबिक मैंने नहाने के बाद सिखों का लिबास पहना और ज्ञानी फतेह सिंह बनकर बैठ गया। मगर मैं मुतमिन नहीं था। मेरी इस मसनूई दाढ़ी का राज किसी भी वक्त तश्त अज़बाम हो सकता था, मगर अपनी इस फिक्र को मैंने बालक राम पर जाहिर नहीं होने दिया। वो मेरे दिल में कोई और वस्व से डाल सकता था। इसकी तशवीश बरहक थी, मगर मेरे मसले का कोई शाफी हाल वो मुझे नहीं बता रहा था। नाश्ते के बाद इसने लिबास तब्दील कर लिया और बोला, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, आप इसी कमरे में बैठे रहें। मरार जी या कोई और आदमी इधर आए तो इससे ज्यादा बात ना करना। आपकी आवाज भी वो कुत्ते के बच्चे सुन सकते हैं। इसने अपना कमरा मुकफ्फल कर दिया और चारों तरफ का तनकीदी जायजा लेने के बाद वो बाहर निकल गया। मेरे दिलो दिमाग में खलबली मची थी। कई खदशे मुझे नरगे में लिए हुए थे। अखबार में अपनी तस्वीर देखकर मैं लर्ज गया था। मुझे डर था कि मैं कहीं बेखबरी ही में मारा न जाऊं। खतरे की कोई सिमत वाजे नहीं थी और मुझे मालूम था कि वो हर तरफ से मुझ पर जलगार कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि मैं कहाँ जाऊं। मेरी बेहतरीन पनाहगाह तो बालक राम का वो कमरा ही था, मगर वो इमारत पुलिस की नजरों में किसी भी वक्त मुश्तबा हो सकती थी और मेरा हुलिया भी, जिसे नया रंग दे देने के बावजूद मैं मुतमिन नहीं था, क्योंकि मेरा वो टेढ़ा निचला होंठ और इसकी दर्द में से झांकते हुए मेरे दांत और फिर दाएं जबड़े का वो नुमाया उबार मेरी शिनाख्त के लिए बहुत काफी था। मैंने एक बार फिर आईने में अपनी सूरत का जायजा लिया। जिसने मुझे कल देखा था वो मुझे आज इस मसनूई दाढ़ी के बावजूद बड़ी आसानी से पहचान सकता था। मैंने अपने निचले होंठ के अंदर लगे टांके को बालक राम के शेविंग बॉक्स में से एक ब्लेड निकालकर काट दिया। टांका कटा तो सही, मगर जब मैंने मोचने के साथ इसे अपने गोश्त में से बाहर खींचा तो दर्द से मेरी जान हवा हो गई। टांके के साथ धागा सा बाहर आया तो इसके साथ ही मेरे होंठ से खून बहने लगा। मैं इस नई मुसीबत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने बालक राम के वाटर कूलर में रखी बर्फ की एक डली लेकर मुंह में रख ली, मगर दर्द किसी भी तरह रुक नहीं रहा था। अलबत्ता चंद सातों के बाद मुझे महसूस हुआ कि खून रिसना बंद हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात थी। बर्फ असर कर गई थी। बालक राम ने वहाँ एक शीशी गुसलखाने में रखी हुई थी जिस पर माउथरीन लिखा था। वो गालबन मुंह की बदबू दूर करने की दवा थी। मैंने इसका एक चमचा गिलास में डाला और इसमें पानी मिलाकर मैं कुलियां करने लगा। वो पानी बहुत ही मुफीद साबित हुआ। टांके के जख्म से खून बहना बंद हो गया। इस मरहले से गुजरकर मैंने बालक राम की कैंची पकड़कर जबड़े के साथ लगाई गई इस नरमो मुलायम सफेद संगे मरमर की तार भी काट डाले। जब इस
फटी को जबड़े में से निकाल चुका। यूं महसूस हुआ जैसे मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका हूँ। मेरी असल सूरत मुझे वापस मिल गई थी। अब मैं पहले सा गुलाम जलानी बन गया था और आईना झूठ नहीं बोलता था। इसमें वाकई मैं खूबसूरत जवान नजर आ रहा था। जाने क्या बात थी, मुझे ये एहसास डसने लगा था कि मुझे वहां बिठाकर जानबूझकर वहां से टाल गया है। या तो वो मेरा तमाशा देखना चाहता था या खुद को इस सारे किस्से से अलग थलग जाहिर करने में मसरूफ था। इसके रवैये ने मुझे परेशान कर दिया था। चंद मिनट तक मैं वहां बैठा सूरत हाल पर गौर करता रहा। अब जो मुंह में सिगरेट सुलगाने के लिए होंठों में लिया तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि मेरा निचला होंठ सूज गया था। ये बड़ी खतरनाक बात थी। मुझे हतमी तौर पर किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए था, वरना वो जख्म अजियतनाक रुख इख्तियार कर सकता था। मगर मैं बालक राम के घर को खुला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। मैं ताला लगा देता तो और बुरा होता। इसका कोई आदमी या वो खुद लौट आता तो चाबी कहाँ से लेता। मैं अभी इस परेशानी का हाल सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इधर कौन रहता है? किसी ने तहकम अमेज लहजे में पूछा। यहाँ बालक राम रहते हैं, डांस मास्टर, किसी ने जवाब दिया। ये बात सुनते ही मैं हाय हाय करने लगा। हाथ मैंने मुंह पर रख लिया, यूं जैसे मैं दर्द से मरा जाता हूँ। एन इस वक्त किसी ने दरवाजा धकेल कर खोल दिया। अब मेरे सामने ईश्वर सिंह थानेदार खड़ा था और इसके पीछे मल्होत्रा। 5-6 सिपाही इनके अकब में चले आ रहे थे। ईश्वर सिंह ने मुझे गौर से देखा और फिर कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाकर अंदर आ गया। मैं हाय हाय करता कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अंदर से खुद से ज्यादा पुरसुकून रखने के लिए मैंने मुंह ही में या हिफ्ज का विर्द शुरू कर दिया। ईश्वर सिंह बोला, सत श्री अकाल सरदार जी, हम बालक राम से मिलना चाहते हैं। आप कुछ बीमार नजर आते हैं। मल्होत्रा ईश्वर सिंह के करीब से गुजरकर कमरे के दरमियान आ ठहरा। वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज से अपनी छड़ी को दाएं से बाएं घुमाए दे रहा था। नजरें इसकी मेरे चेहरे पर जमी थी। वो अभी अभी बाहर गए हैं महाराज जी। कोई 2 घंटे बाद मैंने बड़े मुअद्दब लहजे में कहा। दाढ़ी मेरे सीने तक आई हुई थी और मेरी आवाज के साथ हिलती थी। हाथ मैंने अभी तक मुंह पर रखा हुआ था। आप यहाँ कैसे बैठे हैं? क्या तकलीफ है आपको? बालक राम जी मेरे मित्र हैं, मैं इनसे मिलने आया हूँ। मेरे मुंह में बहुत दर्द है। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मेरी आवाज का असल रंग इन पर जाहिर न हो। ईश्वर सिंह ने दरवाजे में खड़े 3 आदमियों को अंदर आने का इशारा किया। इसमें से एक इस मिनी ट्रक का ड्राइवर था जिसे मैंने पेटी को बालक राम के अड्डे पर पहुंचाने के लिए किराए पर लिया था। ईश्वर सिंह बोला, क्यों जय राम, किसी को पहचानते हो यहाँ? नहीं महाराज, वो आदमी तो नजर नहीं आया है। मैं ऊपर भी देख आया हूँ, कमरों के अंदर घुसकर तो आप ही देख सकते हैं। सरदार जी, ये आपका मुंह क्यों सूजा हुआ है? मल्होत्रा ने अचानक मुझसे मुखातब होकर कहा। मेरे मुंह में जख्म है महाराज, मैंने अंदर से लरजते हुए कहा। मल्होत्रा मेरी तरफ बढ़ आया, बोला, मालूम होता है आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, दिखाएं तो, अपना मुंह खोलें जरा। इसने अपना हाथ मेरे मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा। दर्द बहुत ज्यादा है महाराज, मुंह खोलना मुश्किल हो गया है। मैंने इसका हाथ अपने चेहरे तक आने से पहले ही मुंह खोल दिया, मगर यूं जैसे मुझे मुंह खोलते हुए शदीद दर्द महसूस हो रहा हो। मल्होत्रा किसी और ही सोच में गुम था। इसने अपनी सारी तवज्जो मेरी आंखों पर मरकूज कर दी थी। बड़ा जीरक अफसर था वो, और मुझे तो वो इस वक्त ले डूबा था। मगर ऐन इस वक्त बालक राम तेज तेज कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ। यूं कि इसने एक कवाड़ बड़े जोर से दीवार में दे मारा। मल्होत्रा और ईश्वर सिंह फौरन ही उधर मतवज्जो हो गए। बालक राम शायद मल्होत्रा की नीयत समझ गया था। आते ही बोला, दान बाग हमारे महाराज, ये कीड़ी के घर नारायण कैसे आ गए? बैठिए ना महाराज, ये कुर्सियां आगे करो ज्ञानी जी। ये कहकर इसने 2 कुर्सियां घसीट कर उनके
आगे रख दी। फिर मुझसे मुखातब होकर बोला, ज्ञानी जी आप फौरन डॉक्टर के पास चले जाएं, ये सूजन तो बढ़ती जा रही है। मरार जी इन्हें टीका लगवा लाओ, ये बहुत जरूरी है। ये हुआ क्या है इन्हें, चेहरा कैसे सूज गया इनका? बस ज्ञानी जी दांतों में खलाल करते हैं, जिनके साथ वो पिन इनके मुंह में दंस गई थी, इसका जहर अब मुंह में फैल रहा है। जाओ मरार जी इनको ले जाओ, ये जहर गले तक सूजन पैदा कर सकता है, इन्हें खन्नाक भी हो सकता है। बालक राम ने मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेला। मैंने मुंह पर रुमाल यूं रख लिया था जैसे मेरा दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका हो। बेशतर इसके के मल्होत्रा कोई कतई फैसला कर सकता। मैं दरवाजे से निकलकर बालक राम के मोटरसाइकिल पर मरार जी के पीछे बैठ चुका था। इसने फौरन ही मोटरसाइकिल स्टार्ट की और ब्लाखेज रफ्तार से मुझे वहां से ले उड़ा। बालक राम ने अचानक ही मल्होत्रा की सोच का रुख बदलकर मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। इतनी बड़ी मुसीबत से कि मैं इसके तस्वर से ही लड़ रहा था। बड़ी सड़क पर पहुंचकर मरार जी ने मोटरसाइकिल की रफ्तार और तेज कर दी। कोई 20 मिनट बाद हम दरबार साहब के अकब में पहुंच चुके थे। मरार जी ने मोटरसाइकिल एक तंग सी गली में डाली और फिर कोई 10 मकान आगे जाकर वो रुक गया। मकान के खुले दरवाजे में मोटरसाइकिल तेजी से गुजार के वो बोला, आए सरदार जी अंदर आ जाएं। वो बड़े मानीखेज अंदाज से मुस्कुरा रहा था। मैं जब ड्यूटी में दाखिल हुआ तो इसने फौरन ही दरवाजे पर कुंडी चढ़ा दी। फिर वो बड़ी रसान से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, आदमी की बीमारी भी कभी कभी नेमत बन जाती है। हाँ मरार जी लगता तो ऐसा ही है, मगर मुझे तो डॉक्टर के पास जाना था। आपको अपनी जान ही का खतरा था ना, सो वो तो मैं बचा लाया। और क्या चाहिए आपको? ये किसका मकान है? ये मेरा मुसीबत खाना है मेहता जी, मगर यहाँ आप बिल्कुल महफूज हैं। आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए था। वो क्यों और किस तरह? श्री मरार जी साहब, मैं तो बहुत ही बेवकूफ आदमी हूँ। मरार जी बड़े जोर से हंसा। इस वक्त तक हम एक खासे सजे सजाए कमरे में पहुंच चुके थे। बोला, आप जैसे 2-4 मूर्ख और होना तो इधर एक और दरबार साहब खड़ा कर दें। वह इसकी पसंद करेंगे या बियर? बर्फ और सोडा भी मौजूद है। इसने फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं मरार जी, मैं आबखोर आदमी हूँ महाराज, ये आग मेरे बस का रोग नहीं है। मगर उधर तो सुना है बहुत चलती है और रंगा रंग की चलती है। मैं वहाँ होटल में भी रह चुका हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। इसने बड़ी लापरवाही से बहिस्की का एक बड़ा सा जाम तैयार करके अपने सामने मेज पर रख लिया। दूसरा इसके सामने खाली धरा था। बोला, भगवान का शुक्र अदा करें सरदार जी, आप बच के निकल आए हैं। ये कहकर इसने गिलास मुंह से लगा लिया। फिर हाथ की पुश्त से होंठ पूंछ कर हाँपते हुए बोला, मैं आज इस बज़म से बच के चला आया हूँ। मरार जी, आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाते तो मेरा इलाज ही हो जाता। वो डॉक्टर साला तो आपकी नब्ज तक हाथ डाल ही चुका था। सरदार जी, दाढ़ी को झटका देता तो आपका ये छिल्ले गोंगलू ऐसा मुंह वहीं नंगा हो जाता। ये कहकर इसने मेरी दाढ़ी को जो हल्का सा झटका दिया तो वो इसके हाथ में खींची चली गई। मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। हाथ मेरा गैर इरादी तौर पर अपने पिस्तौल के दस्ते तक जा पहुंचा था। बालक राम जी आपकी हिफाजत का पाबंद है मेहता जी। वो मर जाता मगर आप पर आंच न आने देता। वो बहुत दाना आदमी है मरार जी। एक ही साथ में वो अंदर की सारी सूरत हाल को समझ गया। आपको भी मैं सलाम करता हूँ। बालक राम से आपके ज़हनी राब्ते की दाद देता हूँ। हाँ, हम एक दूसरे से कुछ कहे बगैर ही सब कुछ समझ लेते हैं। आप कहाँ से आए थे इस वक्त? मुझे बालक राम यहाँ से उठाकर ले गया था। इसे यही डर था कि कहीं आप पर आंच ना आए। आपसे कल बलबीर के किस्से में कई लापरवाहियां सरजद हो चुकी हैं। अब क्या होगा? वो लोग तो यहाँ भी पहुँच सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। मेरा ठिकाना सरकारी तौर पर कहीं और है। महल्ले वाले तो आपको जानते होंगे। इनके लिए मेरा नाम कृष्ण चंद्र है। आप बहरहाल यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। वो साले तुफ तैश कर रहे थे, समझते हैं ना आप? ये एक नई चीज निकली है। सबको घेर लो, सबको जूते मारो, चोर आप ही सामने आ जाएगा। वो मुझे यूं देख लेते तो वहीं जान से मार देते। मुझे वो इस हुलिये में भी पहचानते हैं, इस छिले गोंगलू ऐसी हालत में। मरार जी हंसा।
सा बड़ा तलख घूंट हलक से नीचे उतार कर बोला, ये मल्होत्रा बड़ा चालाक है। आपकी किस्मत आजकल यावर है, वरना आप बच नहीं सकते थे। ले ये मरहम होंठ पर मल लें, सूजन खत्म हो जाएगी। और ये कैप्सूल भी खा लें, ये टेडा साइक्लिन के कैप्सूल हैं, वो मैंने ले लिए। मरहम बहुत मुफीद मालूम होता था। मुझे डर है मरार जी, वो लोग बालक राम को पकड़ लेंगे। नहीं, जितने कोर्स मल्होत्रा ने पास किए हैं वो बालक राम बहुत पहले खा पी लिए था। वो इसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। इस मिशन के लिए आपको 2 लाख रुपए तो जरूर ही मिले होंगे। नहीं मरार जी, मैं तो अपनी ही एक मुसीबत में फंस कर यहाँ आ पहुंचा हूँ। कोई मुझे क्या दे सकता है? आपकी बहन की बाजियाबी का मामला है ना, मुझे बालक राम ने बता दिया था, मगर इस मच्छर को पकड़ने का किस्सा भी तो आपके साथ है इस भंडारी का। हाँ, वो ऐसा ही है। आपने बलबीर के मामले में बड़ी जीदारी दिखाई है। कोई ऐसा वैसा माई का लाल इस पर यूं हाथ नहीं डाल सकता था। इसने तो घर की कुर्सी एक शिकंजा कुर्सी रखी हुई थी, बड़े बड़े सांड और भैंसे उस पर पनाह मांग गए। आपने तो कमाल कर दिया है मेहता जी। आप मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मेहता ही कहेंगे, यही बेहतर है बड़े भाई, यही अच्छा है, वरना आदमी किसी भी वक्त चूक सकता है। मैं वापस ना गया तो वो बालक राम से सवाल करेंगे। कुछ भी नहीं होगा मेहता जी, बालक राम सब कुछ संभाल लेगा। आप अब यहाँ बैठकर अपना अगला प्रोग्राम बनाएं। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी फहरिस्त के 2 आदमी भंडारी और केदारनाथ परसों फतेहगढ़ जोड़ियां जा रहे हैं। वो सुबह 8 बजे रवाना होंगे। कार के जरिए इनके साथ इनकी पार्टी के 20-22 आदमी भी होंगे, वो भी कारों में जाएंगे। एक कार हम भी आपके फराहम कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मरार जी, मैं इसका वहीं तिया पांचा कर दूंगा। तिया पांचा नहीं मेहता जी, पांचा तिया 15 बनाना है आपको। इन्हें सही सालम हालत में पकड़कर एक्सपोर्ट करना है, यही हुक्म मिला है ना आपको? जी हाँ, मगर मैं हैरान हूँ मरार जी, आप तो हिंदू हैं, इस मुल्क के बासी हैं, आप मेरे साथ इतना तावन क्यों कर रहे हैं? देखो मेहता जी, किसी सिख को तो हम यहाँ से नहीं उठने देंगे। किसी असील सिख को, बलबीर सिंह बदमाश था, इसकी बात और है। हिंदू तुम जितने चाहो यहाँ से उठाकर ले जाओ। इसका मतलब ये है कि आपका असली नाम मरार जी नहीं है। नहीं, मैं भीम सिंह हूँ और मैं भी जात का डलूं, राजपूत हूँ। अपने मुख्तार डलूं का भाई बंद ही समझे मुझे। हम इधर खालिस्तान बना रहे हैं, बस ये किस्सा है सारा। और वो बालक राम, वो साला चीचक शूदर है, सदियों से जुल्म सह रहा है, इसकी तो नस्लें पिचक कर रह गई हैं। वो इस ऊंची जाति से अपनी हजारों साल की गुलामी का इंतकाम ले रहा है। इसके सामने भी एक आदर्श है, एक बहुत ऊंचा आदर्श। इसे आप शूदर देश बना देंगे, पता नहीं क्या हो जाए। पत्थरिया समझा इसने तरबूज का बेजा निकाल दिया है, मगर तरबूज टूटा तो चारों तरफ तरबूज के बीज फैलकर एक नया खेत उगा गए। बस आप तेल देखें और इस तेल की धार देखें। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है मरार जी। आप और बालक राम वाकई बहुत बड़े आदमी हैं। मक्खनबाजी मना है मेहता जी, आपसे ज्यादा बड़े नहीं हैं हम। वो बालक राम साला अहमक है जो कहता है कि आप अनाड़ी हैं। वो आपकी तरह पिछली बार अगर मल्होत्रा की खिड़की में खुद फंसा होता तो लंडोरा होकर भी बाहर न आ सकता था। बहरहाल इस फ्रिज में खाने की हर शय मौजूद है। झटके का गोश्त भी है, दूध, अंडे, मक्खन, दही और सब्जियां भी रखी हैं। जब तक चाहे यहाँ रहें। कोई पूछे तो आप कह दें कि आप कृष्ण चंद्र के दोस्त हैं और बस मैं आप चलता हूँ। ठीक है मरार जी, परसों कार मुझे किस वक्त मिल सकेगी? कार परसों सुबह 6 बजे यहाँ मौजूद होगी। इसके ड्राइवर का नाम करमचंद है, हम करमू कहकर पुकारते हैं उसे। वो आपके इशारे पर काम करेगा। कोई और बात इस बारे में मालूम हो सके तो मुझे बता दें। मैं परसों सुबह 5 बजे बिल्कुल तैयार होऊंगा, फिक्र न करें, रास्ता आपको साफ मिलेगा। अच्छा नमस्ते, ये कहकर उसने मुझसे मुसाफा किया और फिर वहिस्की की
एक चौथाई खाली बोतल फ्रिज में रखकर वो इसी वक्त बाहर निकल गया। जब इसके मोटरसाइकिल की आवाज दूर हो गई तो मैं मकान के सदर दरवाजे को अंदर से मुकम्मल करके फिर निशिस्तगाह में जा बैठा। मेरे दिल में सैकड़ों वसवसे संपोलियों की तरह रेंगने लगे थे, लेकिन एक बात मेरे लिए बेहद इत्मीनान बख्श थी कि डलों साहब ने मुझे जिन लोगों से मुतारफ करवाया था वो बड़े ही भरोसे के आदमी थे। उनकी हाजिर दिमागी, उनकी चुस्ती चालाकी और इनके वसाइल की फरावानी ने मुझे हैरान कर दिया था। अपने जाल की हर पीढ़ी इन्होंने मजबूती से बुन रखी थी और वो इसके किसी भी तार को अपनी जगह से खिसकने नहीं देते थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।